अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ चौधरी इमरान जुल्फ़कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा ख़ास है और हम लोग डिस्कस करेंगे स्टडी अब्रॉड। और इसलिए हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट हैं चौधरी बिलाल जुल्फ़कार, जो कि CEO हैं चौधरी ग्लोबल कंसल्टेंट के। तो हमने इनको इनवाइट किया है कि एज़ यू नो दैट कि अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और लोग बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं कि हम किस तरह बाहर सेटल हो जाएं और कौन से अच्छा कंट्री है जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं। तो इस सिलसिले में हम बिलाल साहब से गुफ्तगू करेंगे कि वो हमें गाइड करें कौन सा कंट्री अच्छे है जिसमें हम कम पैसे लगा के कम सरमायाकारी के साथ विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम जो है एक अच्छे कंट्री को जो है वो सिलेक्ट कर सकें एज अ डेस्टिनेशन जहाँ पे हमारी इनकम स्ट्रीम भी अच्छी हो और हम लोग वहाँ पे PR या नेशनलिटी लेने में कामयाबी हो जाए। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप हमारे इधर ऑफिस में आए। हमें बड़ा अच्छा लगा और ये जो आपके पॉइंट्स हैं ये वैलिड पॉइंट्स हैं। जैसा कि पाकिस्तानी यूथ का सबसे बड़ा इशू ही यही है, एक तो अच्छी एजुकेशन ना होना, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। जिन लोगों के पास एजुकेशन है भी वो भी जो है अपना अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इनके जो मैं समझता हूँ कि तीन चीज़ें हैं, अगर जिस तरह हमारे स्टडी एजुकेशन है या जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, तीन मेथड हैं जिनके ज़रिए वो बाहर जा सकते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं। ठीक है, उनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आ जाते हैं कि आप जो है सेल्फ पे जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, हमारा बहुत ज़्यादा तादाद जो है जो बाहर जाती है ऑस्ट्रेलिया UK कनाडा की तरफ, वो सेल्फ पे जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है स्कॉलरशिप पे। ये जितने भी कंट्री हैं ऑस्ट्रेलिया UK कनाडा USA, ये सारे ही स्कॉलरशिप देते हैं चाइना की तरह, लेकिन वो हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की रसाई से ज़्यादा दूर की बात होती है। हम उसको इस सेशन में आपको उसके बारे में बताएं कि आप किस तरह जो वो स्कॉलरशिप्स विन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं इमिग्रेशन। वो लोग जिन्होंने स्पेशलाइजेशन की हुई है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के अंदर, तो उनके लिए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अंदर इमिग्रेशन है। आफ्टर जब आपकी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, ऑलमोस्ट जितने भी पाकिस्तानी जो हैं लोग, उनमें 16 ईयर एजुकेशन अब बहुत कॉमन है। अब तो 18 ईयर एजुकेशन जो है, जिससे भी आप पूछ लें, ज़्यादातर लोगों ने MS किया होता है, क्योंकि जॉब तो है नहीं। तो फिर लोग क्या करते हैं, वेले रहने के बजाय वो समझते हैं कि हम आगे MS कर लें, PhD कर लें। तो वो एक जो है रियल फैक्ट है। अब 18 ईयर एजुकेशन, तो आप इमिग्रेशन की तरफ जाएं बजाय इसके कि आप MS PhD की तरफ जाके दोबारा फिर आप अनसिक्योर हो जाते हैं। मज़ीद 2 3 4 5 6 साल आप एजुकेशन में लगा के 18-16 ईयर के बाद फिर भी आपके पास कोई एक अथेंटिक जो है वैलिड जॉब नहीं होती, आपके पास कोई परमानेंट जो है सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। तो उन सब से बेहतर जो है आप इमिग्रेशन के लिए जाएं। आपके पास इमिग्रेशन के अंदर जो है स्किल इमिग्रेशन जो है, जिस चीज़ के अंदर आपने एजुकेशन हासिल की हुई है उसके ऊपर ये तीनों चीज़ें आज के इस सेगमेंट के अंदर मैं बताऊंगा आप सबको। तो सबसे पहले जो है हम अपना सेल्फ की तरफ आते हैं कि सेल्फ के ऊपर जो लोग जाते हैं उसके अंदर कितना एक्सपेंसिव होता है, कौन सा कंट्री जो है बेस्ट है और किन कंट्रीज़ में जाना चाहिए। पहले तो ये कि कंट्रीज़ किन में जाना चाहिए, मैं समझता हूँ कि अगर आपको किसी भी कंट्री का अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो आपको लाजमी जाना चाहिए। आपको अगर जिस जो मर्जी हो, वो चाइना है, बहुत ज़्यादा लोगों की एक सोच होती है कि चाइना में हमने नहीं जाना, हालांकि ये बिल्कुल ही गलत है। चाइना में जो लोग गए हुए हैं वो चाइना से एक तो फ्री ऑफ कास्ट उधर से डिग्री ले रहे होते हैं, स्टाइपेंड ले रहे होते हैं, स्कॉलरशिप, उसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज़ के आगे में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे तो लोगों को ये होता है कि यार चाइना की हर किसी की स्कॉलरशिप लगी हुई है, या कुछ लोग मैंने सुना है वो ये समझ रहे होते हैं। इसी तरह जो है अपना आप ज़्यादातर जो सेल्फ पे लोग जाते हैं वो UK है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जर्मनी है, लेकिन इधर जो एक एवरेज अमाउंट लगती है वो 20 से 25 लाख रुपए आपके लगते हैं। ठीक है, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया कनाडा UK जाना है, अगर आपके पास 20 से 25 लाख है तो मैं समझता हूँ आपके लिए सबसे बेस्ट जो कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया है। क्योंकि एट दिस मोमेंट ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो वेजेस हैं वो मिनिमम वेजेस भी जो है वो 18 से 20 डॉलर एक नॉर्मल आपको 1 घंटे के मिलते हैं पर आवर के जो हैं। इसी तरह जो एक एवरेज उधर इनकम है वो 4 से 5 हज़ार मिनिमम एक पर्सन उधर 4 से 5 हज़ार डॉलर कमा सकता है। और उधर जो उनके एक्सपेंसेस हैं वो 1,000 डॉलर है। बाकी आप यूनिवर्सिटी की फ़ी भी लगा लें, तब भी यूनिवर्सिटी की फ़ी भी अगर आप 2,000 डॉलर एक साइड पे करें, 1,000 डॉलर आपके एक्सपेंसेस हैं, फिर भी जो है आप 1,000 से 1,500 डॉलर मिनिमम उधर अर्न कर सकते हैं। जो एक्टिव हैं, बहुत तेज़ हैं, मतलब कि वो शार्प हैं, वो समझते हैं कि हम 2 जगह पे जॉब कर सकते हैं, 3 जगह पे कर सकते हैं, तो वो अपना 8 से 12 हज़ार डॉलर के दरमियान भी पर मंथ कमा रहे हैं, जो 18 घंटे काम कर रहे हैं उधर।
इसके बाद आ जाता है कनाडा, लेकिन उधर पैसे ज़्यादा लगते हैं। SBS प्रोग्राम के अंदर ब्लॉक अकाउंट आपको बनवाना पड़ता है, मिनिमम भी उधर 35-40 लाख रुपए एक्सपेंसेस आ जाते हैं। उससे बेहतर है फिर यूके है, यूके के अंदर अभी पोस्ट वर्क परमिट वो दे रहे हैं, ठीक है, उधर भी आपका 18 से 20 लाख रुपए इनिशियल एक्सपेंसेस आता है। वो इस तरह आता है कि अगर आप कम फीस दे के जाते हैं उधर, हाफ फीस आप अगर पे करके जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 10 से 12,000 पाउंड उधर मिनिमम फीस है, अगर 12,000 पाउंड भी आपकी फ़ीस है एक सेमेस्टर की, आपको 6,000 पाउंड पे करनी पड़ेगी, जो तकरीबन 14-15 लाख बनते हैं। बाकी आपके जो हैं अदर एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस वगैरह, वीज़े वगैरह, टिकट वगैरह के लग जाते हैं। तो बाकी लेकिन आपने हाफ तो पे कर दिया, अब हाफ आपको उधर जाके पे करनी है आफ्टर 3 मंथ जो है आपको। तो मतलब कि आपके पास सिर्फ 3 महीने का टाइम होता है, आपने वही पहले सेमेस्टर की भी हाफ फीस पे करनी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब आप 20 लाख के अंदर आप पूरा सेमेस्टर की फ़ीस पे करके जाते हैं, ठीक है। अब इसी तरह जो है अपना यूके हो गया, जर्मनी में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। जर्मनी के अंदर ब्लॉक अकाउंट बनवाना पड़ता है आपको, लेकिन उधर यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस स्ट्रक्चर नहीं है, फ़ीस वगैरह बहुत कम है जर्मनी में। लेकिन उधर फिर मास्टर्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए जो आइट्स का एक प्रॉब्लम आ जाती है। इटली के अपना यूके के अंदर फिर भी जो है यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट होते हैं वो इजीली क्लियर कर लेते हैं। इसी तरह जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आप आइट्स नहीं दे पाते, PTE आसान है, स्टूडेंट्स वो दे लेते हैं, ठीक है। लेकिन जर्मनी में अगर एजुकेशन फ्री है, ब्लॉक अकाउंट में भी जो पैसे होते हैं वो आपके अपने होते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे चौधरी कंसल्टेंसी के ऊपर मिल जाएंगी। ये क्योंकि अभी अगर हम हर कंट्री के ऊपर डिटेल आपको बताने लगे तो ये तो शाम पड़ जाएगी, फिर भी जो है अपना इन्फॉर्मेशन ख़त्म ना हो। अभी बाकी सेगमेंट भी हैं जिस तरह वो दूसरे दो, वो भी हमने आपको बताने हैं, ताकि मुख्तसर जो है और जो काम की बात है वही इस वीडियो में आपको बताऊं, समरी जो है उसकी। तो इसी तरह फिर इटली है, इटली के अंदर ब्लॉक अकाउंट, ये यूरोप के अंदर आ जाता है, लेकिन ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए होता आपको। उधर फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, 500-600 यूरो सेमेस्टर की फ़ीस है। आप 3 से 4 लाख के अंदर इटली में चले जा सकते हैं। लेकिन इटली का वीज़ा रेशो जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अब देखें ना, अब अगर किसी कंट्रीज़ के मेरिट्स हैं तो उधर डीमेरिट्स भी हैं, ठीक है। अब इटली के लिए बैंक स्टेटमेंट भी आपको इतना नहीं चाहिए, 20 से 25 लाख का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आइट्स भी आपको 6 बैंक के साथ चल जाता है। अभी लास्ट 2 ईयर से कोरोना की वजह से आइट्स भी ज़रूरी नहीं था, आइट्स के बगैर भी, लेकिन वीज़ा रेशो बहुत कम है। इसी तरह स्वीडन है, स्वीडन का वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, लेकिन उधर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आप तकरीबन जो है 15 से 20 लाख रुपए लगा के आप अपनी फैमिली के साथ मूव कर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे भी हैं, तो आप अपनी फैमिली के साथ उधर मूव कर सकते हैं और आप इकट्ठा ही आपको वीज़ा लग जाता है। 15 से 20 लाख रुपए स्वीडन का खर्चा आता है, तो आप उधर जा सकते हैं। लेकिन उधर आपके पास रोज़गार नहीं है, आप इतना अर्निंग नहीं कर सकते। आपको सेकंड सेमेस्टर की जो फीस आएगी 12-13 लाख रुपए, वो भी आपको घर से मंगवा के पे करनी पड़ेगी, क्योंकि उधर लैंग्वेज का बैरियर आता है। इसी तरह इटली में भी लैंग्वेज का बैरियर आता है, लेकिन जर्मनी के अंदर कुछ हद तक जो है बैरियर है, लेकिन इंग्लिश भी बोली जाती है, आपको जॉब्स मिल जाती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ नहीं है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया मैंने नंबर 1 पे रखा है। अगर आपके पास 20 से 25 लाख के रिसोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम है, तो आप इजीली जा सकते हैं अगर। सर, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना, मतलब 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जिस तरह कनाडा में 55 लाख लग जाता है और यूके में 30 लाख लग जाता है, ऑस्ट्रेलिया में 25 लाख लग जाता है, ये लगा सकते हैं, ये लगा के चले जाते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद जो सेकंड फीस जनरेट करना होती है, यहाँ कि हमें पाकिस्तान से पैसे ना मंगवाना पड़े। ऐसा कंट्री बताएं जहाँ पे हम एक बार ही चले जाएं तो हमें बारी बारी घर वालों को न तंग करना पड़े, हमें पीछे से पैसे ना मंगवाने पड़े। मतलब कि एक बार ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट की जाए, बाद में ये जो फिर स्टोरीज होती हैं, ये रियलिटी है कि जी वो इतने लाख रुपए कमा भी रहे हैं और फीसें भी पे कर रहे हैं, इसकी हकीकत बताएं। और हमें कोई ऐसा कंट्री बताएं कि आइट्स के बगैर बाहर जाना पॉसिबल है या नहीं। आइट्स एक हमारी जो यूथ है इसके ऊपर एक बोझ है, डरती है यूथ आइट्स से, हालांकि ये आपको पता है ये इतना मुश्किल नहीं है। तो आइट्स की रिप्लेसमेंट आइट्स और एक बार चले जाए लगा के, उसके बाद हमें पैसा नहीं लगाना पड़े। अच्छा, इस पे जो आपका ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि हम सिर्फ एक दफ़ा ही 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके बाद फिर बहुत डिफिकल्ट होता है। बेशक घर से अगर लाख रुपए भी मंगवाने पड़े ना, घर वालों का जहन ये बना होता है, इधर मैंने देखा जो फैमिलीज, टिपिकल फैमिलीज ज़्यादातर जाहिर सी बात है एक दफ़ा सारी जमा पूंजी लगा के भेज देते हैं, फिर अभी बच्चा उधर सेट नहीं हुआ होता उसे, फिर वो उम्मीद रख रहे होता है कि 2 महीने के बाद हमारे पास डॉलर आना शुरू हो जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। ऐसी एग्जांपल्स हैं सोसाइटी में, लेकिन वो बहुत लिमिटेड हैं। इसके बरक्स बहुत ज़्यादा ऐसे एग्जांपल्स हैं जो लोग सेट नहीं हो पाते पहले 3-3, 4-4, 5-5 महीने। तो ये मैं समझता हूँ कि एक स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी है, उसका जो इन्वायरमेंट उसे प्रीवियस मिला हुआ है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, क्या वो मतलब कि जिस तरह हमारे अभी टर्म एक यूज़ होती है बर्गर बॉय,
या मम्मी डैडी बॉय, अगर तो वो ऐसा बच्चा है तो वो उससे उधर जाके फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2-3 महीने इन्वायरमेंट ही एडजस्ट नहीं कर पाता, उसके बाद फिर वो सोचता है कि मैंने अर्निंग भी करनी है, ठीक है। तो उनके लिए तो बहुत टिपिकल होता है। लेकिन जो एक है मतलब कि समझते हैं कि हमने अब्बा सब कश्तियाँ जला दी हैं, वो लोग जब उधर जाते हैं वो डे फर्स्ट से ही है, जो बल्कि अभी जाने से पहले ही उधर जो उनके जानने वाले हों या जानने वालों का आगे जानने वाले हों, उनके नंबर्स वगैरह खुद लेके या गूगल पे सर्च करके, फेसबुक पे ग्रुप सर्च करके, खुद ही उधर जाने से पहले लिंक बनाए होते हैं उधर लोगों से, मतलब कि वो पूछ रहे होते हैं आप कैसे हमें हेल्प कर सकते हैं, हमें जॉब कैसे मिल सकती है। वो डे फर्स्ट से ही जाते जाते साथ ही जो है शुरू कर देते हैं अपना, तो वो उन्हें 15-20 दिन, महीने में, 1.5 महीने, 2 महीने में वो एडजस्ट हो जाते हैं। बजाय इसके कि वो लोग जो इधर से जाके उधर जाके फिर 2-3 महीने के बाद इस कंडीशन में पहुंचे कि हमें किस जगह पे जाकर जॉब्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, हमें कैसे जो है बेनिफिट हासिल हो सकता है, उनको फिर 5 से 6 महीने लग जाते हैं। तब तक जो फीस स्ट्रक्चर है वो सिर पर आ जाती है, ठीक है। इसी तरह फिर इनटेक का भी रोल होता है। डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर 4 से 5 इनटेक्स होती हैं, 3 इनटेक्स होती हैं। लेकिन अब अगर गलत इनटेक चूज़ कर लेंगे तो हो सकता है कि वो आपका सेमेस्टर ही 3 महीने का हो। अब इधर से आप गए 3 महीने में, वो वाला सेमेस्टर क्लोज हो गया, अब नेक्स्ट सेमेस्टर की 3 महीने के बाद फीस आ जाए। स्टूडेंट के जहन में ये होता है कि साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, मेरा इनटेक जो है अपना सेकंड 6 महीने के बाद फीस देनी है, लेकिन होती 2 सेमेस्टर ही हैं। लेकिन हो सकता है कि आप जिस इनटेक में गए हो वो सेमेस्टर शॉर्ट हो, 3 मंथ के बाद आपको दोबारा दूसरे सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी पड़े। तो ये बहुत सारे ड्रॉबैक हैं, ये हर कंट्री का एक अपना ड्रॉबैक है। इसी तरह फिर हर स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से वेरी करता है, उसकी हैबिट्स वगैरह, नेचर वगैरह, उसके अंदर जो करेज है, एंथुजियाज्म है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो वेरी कर रही होती हैं स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अच्छा, इसके अलावा दूसरा आपका जो क्वेश्चन था आइट्स के हवाले से, ये बिल्कुल ऐसे ही है। ज़्यादातर यूथ जो है, हम उन्हें आइट्स का बताया, अभी कल मेरे पास एक स्टूडेंट आए हुए थे, उन्होंने MS किया हुआ था, तो उनसे जब मैंने आइट्स की बात की वो कहते नहीं नहीं नहीं, ये बहुत औखा काम है, ये मुझसे नहीं होगा। फिर कहता अच्छा मैं पाकिस्तान में कहीं एडमिशन के लिए अप्लाई करता हूँ, अभी किस यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिल सकता है फैब इनटेक के अंदर। तो ये बिल्कुल ही ऐसा है, डरोना सीन है। लेकिन इसके बरक्स जो है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में है आइट्स की जगह पे PTE चलता है, UK में जो है यूनिवर्सिटीज़ अपने टेस्ट लेती हैं, वो ईजी होता है। क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं ना, इंग्लिश कंट्रीज़, इधर जो स्टूडेंट्स जाते हैं ये उनकी GDP के अंदर ना एक डायरेक्ट रोल प्ले कर रहे हैं। उनकी माशियत जो है वो किसी हद तक स्टूडेंट्स की फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर ही जो है मतलब उनका इन्हिसार कर रही हैं। तो वो फिर उधर लीनियंट करते हैं। फिर यूनिवर्सिटी वाले भी कहते हैं कि उनको बिजनेस आ रहा है, वो फिर जो अपने टेस्ट वगैरह हैं वो थोड़े से मतलब कि उधर स्टूडेंट्स को लीनियंट मार्किंग वगैरह मिल जाती है या वो अब्लाइज कर लेते हैं। इसी तरह आइट्स में अगर आपका कम है तो आप एली कोर्स लग जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो बैचलर के लिए जो स्टूडेंट जाते हैं उनके लिए फिर ये है कि वो 5-6 लाख का उनका जो है अपना उसका मज़ीद बढ़ जाता है। एली कोर्स की फ़ीस उधर जाके वो कोर्स करते हैं पहले, ठीक है। और इसी तरह जर्मनी के अंदर जो है आइट्स ज़रूरी है। या फिर जो दूसरे कंट्रीज़ हैं आपको उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए। ज़्यादातर लोग, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं क्योंकि हमारा ज़्यादातर MBBS का काम है, तो स्टूडेंट कहते हैं सर अगर हम जर्मन लैंग्वेज सीख लें तो हमारा MBBS में उधर एडमिशन हो जाएगा, लेकिन उनको फिर भी टेस्ट देना पड़ता है उधर। लेकिन अगर लैंग्वेज वाला आइट्स वाला सीन खत्म हो जाता है, लेकिन फिर उधर वैसे मेडिकल के लिए टेस्ट है लेकिन अदर सब्जेक्ट्स के लिए टेस्ट नहीं है। इसी तरह जो है अपना टर्की के अंदर स्कॉलरशिप। अच्छा, अब दूसरी तरफ हम चलते हैं, ये बहुत ज़्यादा लंबा सेगमेंट हो जाएगा। अब स्कॉलरशिप की तरफ चलते हैं कि एक तो होगी सेल्फ पे, अब दूसरे लोग जो स्कॉलरशिप पे जाते हैं, स्कॉलरशिप के ऊपर हम किस तरह जा सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी, जो है अपना इंग्लिश कंट्रीज़ के अंदर भी, ठीक है, और जितने भी कंट्रीज़ हैं अगर आप देखें ना सबसे पहले तो जो इजी स्कॉलरशिप है वो HEC की तरफ से स्कॉलरशिप्स हैं। आप HEC की, पाकिस्तान की HEC की वेबसाइट्स के ऊपर जाएं, उनके ऊपर प्रीवियस डेज के अंदर भी जो है अपना आया हुआ था चाइना के हवाले से, ठीक है। उसके अलावा फिर टर्की बुर्सलारी के हवाले से उधर आए होते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर जो है ये टर्की का बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है जो मैं आपको बता रहा हूँ, HEC के थ्रू भी वो अनाउंस करते हैं और डायरेक्ट भी बच्चे उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जो मेन चीज़ होती है ना, जो स्कॉलरशिप्स ज़्यादा होती हैं वो होती हैं मास्टर्स, MS और PhD स्टूडेंट्स के लिए। अब ये उन लोगों के लिए है ये जो स्कॉलरशिप्स हैं, और दूसरा इमिग्रेशन है, ये उन स्टूडेंट के लिए हैं जो बेचारे अनएम्प्लॉयमेंट हैं पाकिस्तान में, जो मतलब कि समझते हैं कि हमें जॉब्स वगैरह नहीं मिल सकती, या जो भी सिस्टम है उनका बेचारे जो मतलब कि दिल छोटा कर जाते हैं और इधर उधर जो है मतलब कि हल्की सी और सी जॉब करने के चक्कर के अंदर दुबई वगैरह या दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं। चलो बाहर जा रहे हैं, 3-4 लाख रुपए लगेगा और हमें जो है महीने का 50, 70, 80, 2 लाख तक जो है उधर इनकम बन जाती है। तो उससे बेहतर है कि आप लोग जो 3-4 लाख रुपए शुरू में लगा रहे हैं
उसके साथ वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, आप उसके साथ आइट्स करें, ठीक है। अब स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स को मिल सकती है जो थोड़े से ब्रिलियंट है। ब्रिलियंट मतलब ये नहीं कि आपकी सीजीपी बहुत अच्छी है, नहीं नहीं नहीं, आपके पास आइट्स का स्कोर अच्छा है। बहुत सारा ज़्यादा स्टूडेंट्स हमने देखे हैं, उनकी इंग्लिश में बड़े ज़बरदस्त बैंड आते हैं आइट्स के टेस्ट में, पीटीई के अंदर, लेकिन उनकी जो सीजीपी वगैरह होती है वो इतने नहीं होते। मतलब कि वो क्लास में बैक बेंचर्स होते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट जो होता है, उनकी जो प्रीवियस जो है बैकग्राउंड होता है, वो इंग्लिश की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये है कि वो अपना आइट्स करें, साथ में अगर उनकी रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, एमएस अगर उन्होंने किया हुआ, कोई अपने पेपर वगैरह पब्लिश करें, ठीक है। अगर यहाँ उन्होंने कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है अपना लास्ट सेमेस्टर के अंदर, बैचलर के अंदर, उससे जो है रिसर्च आर्टिकल जो है पब्लिश करवाएं, ठीक है। ये बहुत ईजी है, ये रिसर्च राइटिंग वगैरह इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। सर्च होती है, एक लफ्ज़ होता है सर्च, कि आपने नई चीज़ को सर्च करना है। एक है रिसर्च, ये जो एजुकेशन में है ना, ये रिसर्च है जो ज़्यादातर है। सर्च के लिए हमारे इधर इतना नहीं है प्लेटफॉर्म कि हम सर्च कर सकें, ये रिसर्च है। रिसर्च को मैं कॉमन ये कहूँगा कि बहुत ही सिंपल वर्ड के अंदर, कि अगर आप किसी एक बंदे का कॉपी पेस्ट करें ना, किसी एक की रिसर्च उठा के जिस तरह पाकिस्तानी करते हैं, वो आपकी कॉपी पेस्ट होती है, प्लेजरिज्म लगता है, वो बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आप 8-10 बंदों जिन्होंने रिसर्च की हुई है, 8-10 बंदों की रिसर्च को पढ़कर उससे सिमिलर काम अगर आप खुद करते हैं, तो वो आपका एक बेहतरीन रिसर्च है। अगर आपको रिसर्च आप कंडक्ट नहीं कर सकते, आपकी यूनिवर्सिटी के पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आप भाई रिव्यू पेपर लिख सकते हैं। रिव्यू पेपर बिल्कुल इजी है, उसके अंदर आपने कुछ भी नहीं करना होता। आपने 10-15 पेपर या 20-30-40-50 पेपर एक कैटेगरी से रिलेटेड पढ़ने हैं, उनसे पढ़ के उनका जो है आपने अपने लफ्ज़ों में एक पेपर तैयार कर देना है, वो होता है रिव्यू पेपर। आप रिव्यू पेपर लिखें, ठीक है। आपके जो आप ग्रुप्स के अंदर काम करें, जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है, एक पेपर में आपका दूसरे पेपर में मिलकर जब काम करते हैं, 5 लड़के मिलकर अगर काम कर रहे हैं स्टूडेंट, तो 5 पेपर अगर पब्लिश होते हैं, हर बच्चे का एक 5 में नाम आ गया ना, 5 पेपर हो गए हर बच्चे के, बजाय इसके कि आप इंडिविजुअल तौर पर लगें। अब जो जितनी भी तरक्की है वो कोलैबोरेशन के अंदर है। आप देखिए जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर वाली जो भी हैं, वो मिलकर काम कर रही हैं। आप इसी तरह जो स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, इनको भी समझना चाहिए कि हम जिद्दबाजी जो है, ये चीज़ें छोड़ के मिलकर काम करें, जिसके अंदर सबके लिए बेनिफिट है, म्यूचुअल बेनिफिट है, विन विन सिचुएशन क्रिएट होती हैं। इसी तरह आपने अपना आइट्स के ऊपर फोकस करें, आप रिसर्च पेपर के ऊपर लिखें। इनके बगैर भी स्कॉलरशिप मिलती हैं, चाइना वाले इन चीज़ों को नहीं मानते, ठीक है। इसी तरह टर्की के अंदर टर्की गुरसलारी जो है, उसके ऊपर भी आइट्स के बगैर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसी तरह जो यूरोपियन कंट्री हैं जिधर इंग्लिश नहीं है लेकिन उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज है, उधर भी जो है आपको आइट्स के बगैर आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह जो है अपना इटली है, इसके अलावा जो है अपना यूरोपियन कंट्रीज़ और भी हैं, छोटे छोटे, हंगरी है, माल्टा है, चेक रिपब्लिक है। चेक रिपब्लिक के अंदर भी अगर, लेकिन वो ना इतने ज़्यादा मतलब कि शो ऑफ नहीं है उनकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह। आपको खुद जाके उधर से वो यूनिवर्सिटीज़ को सर्च आउट करना है। हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्कॉलरशिप वाला एक सेक्शन होता है, आप उधर जाके स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं ईजीली। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, आप हमारे थ्रू भी अप्लाई करवा सकते हैं। हमारे तकरीबन इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं होते, जैसे एप्लीकेशन के जो हैं हम वही चार्जेस लेते हैं आपके बिहाफ पे, हम अप्लाई कर देते हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने हो रही होती हैं। माशाल्लाह सर, हमने देखा आपके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, चाहे वो स्कॉलरशिप के रिलेटेड हो, और चाहे वो पीआर के रिलेटेड है, और चाहे एजुकेशनल कंसल्टेंसी। इवन कि हमने देखा है कि सोसाइटी में अगर कोई अच्छा कंसल्टेंट है तो वो जस्ट एक फील्ड को कर रहा था या एक कंट्री को टच कर रहा था। आप माशाल्लाह यूरोप को भी कर रहे हो, फिर उसके अलावा अमेरिका, कनाडा और साथ में अपना ऑस्ट्रेलिया और यूके। तो सर आपने बीच में भी जिक्र किया एक पीआर का, तो पीआर की रिक्वायरमेंट जो होती है ऑस्ट्रेलिया और यूके में अक्सर कहा जाता है, बल्कि इवन कनाडा में भी, कि इंजीनियर्स और आईटी और साथ में डॉक्टर्स वगैरह जो वो डायरेक्ट पीआर में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में आप हमें कुछ गाइड कीजिए। अच्छा, ये बिल्कुल वही जो थर्ड स्टेप है जो मैंने आपको बताना था, यही है इमिग्रेशन का, इसे लोग ज़्यादातर कह देते हैं। इमिग्रेशन भी एक तरह की आप समझ लें कि आपको घर बैठे नेशनलिटी मिल रही होती है। वो उन लोगों को मिलती हैं जो प्रोफेशनल है, जैसे आपने माशाल्लाह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, वाशिंगटन कार्ड से आपकी डिग्री जो है, एफिलेशन है, ठीक है। इसी तरह जिन लोगों ने MBBS किया हुआ है, BDS किया हुआ है, मेडिकल की कोई भी फील्ड है, इंजीनियरिंग की कोई भी फील्ड है, कोई भी आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है, आप उसकी बेस के ऊपर ये जितने भी डेवलप कंट्री हैं, क्योंकि उधर इतने लोग नहीं हैं, उधर आपने देखा ना, आप वो स्कूल लेवल तक उनके होते हैं, यूनिवर्सिटी इतना नहीं होती। आप मूवीज़, इंग्लिश मूवीज़, सीजन वगैरह देख रहे हैं, स्कूल लेवल तक उनकी इंग्लिश होती है, उसके बाद वो काम काज में पड़ जाते हैं।
तो इसी तरह जो वो फिर उनके पास ना यूनिवर्सिटी जो उनके पास एक प्रोफेशनल लेबर वगैरह जो है या आप समझ लें प्रोफेशनल स्किलफुल पीपल जो है वो बहुत कम है। इसीलिए फिर उन्होंने इमिग्रेशन के जो है बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं हर कंट्री के अंदर, ना कि सिर्फ ये मेन कंट्रीज़ के अंदर जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, बल्कि हर कंट्रीज ही देता है एक, ये आपकी स्किल बेस पे है। वैसे तो इमिग्रेशन बहुत तरह की है, बिजनेस है, उसके अलावा जो है अपना स्पेशल टाइप की भी काफ़ी सारी है, लेकिन हमारे जो इधर जो एजुकेशन से रिलेटेड है, क्योंकि हमारी यूथ जो पढ़ी लिखी है वो उनके पास बहुत ज़्यादा इंजीनियर अब 2-3 साल पहले तो इस तरह भी कहावत होती थी कि एट पटो तो इंजीनियर निकल आते ना, अब आगे 2-3 साल बाद यही कहावत डॉक्टरों के लिए होगी, ठीक है। अब क्योंकि उसके बाद डॉक्टरी में बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं। इसी तरह जो है ना ये जितना भी इधर अनएम्प्लॉयमेंट लोग जो फिर रहे हैं बेचारे, ये सारे अगर आप चेक करें ना, आप अभी गूगल के ऊपर ही सर्च करें कि इमिग्रेशन जो है कैलकुलेटर पॉइंट जो है ऑस्ट्रेलिया का चेक कर लें, आप कनाडा का चेक कर लें, वो बहुत ईजी है। उनके लिए चार चीज़ें चाहिए कि वो 4 चीज़ों अगर आप उन 4 चीज़ों में अगर आप पूरे उतरते हैं तो आपको घर बैठे वो भाई आपको घर बैठे, अगर आप शादीशुदा हैं, आपके जितने भी बच्चे हैं वो पूरी फैमिली को इमिग्रेशन देंगे और इसके ऊपर इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। 5 से 6 लाख रुपए टोटल आपके लगते हैं, ठीक है। वो भी उनकी फीस स्ट्रक्चर वगैरह है, आपकी डिग्री की वैल्यूएशन जो होती है, उनकी वेरिफिकेशन होती हैं, उनकी फ़ीस है। इसके अलावा कोई किसी किस्म की फ़ीस नहीं है, कोई एक्सपेंसिव नहीं है। 5-6 लाख के अंदर आपको नेशनलिटी मिल जाती है। ये उनके लिए है जो लोग प्रोफेशनल जिनके पास स्किल्स हैं और जो लोग 20-25 लाख रुपए लगा के सेल्फ पे नहीं जा सकते, जो लोग स्कॉलरशिप के लिए पेपर वगैरह नहीं लिख सकते, ठीक है। लेकिन इनके अंदर भी अब 4 चीज़ें हैं। अब देखें ना, अब कोई भी अच्छी चीज़ के लिए आपको थोड़ी सी तो स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अब इन 4 चीज़ों में क्या है, सबसे पहले वही चीज़ जिससे अच्छा ये मैं आपको बात बताऊँ, पहले है आपकी एजुकेशन। 16 ईयर एजुकेशन जो है वो आपकी मिनिमम रिक्वायर है। अगर आप कैटेगरी इसके अंदर भी कैटेगरीज हैं A, B और 0 और C। अब हम इधर बात करेंगे अपने पढ़े लिखे लोगों के लिए, इनके लिए कैटेगरी है A। अब इनमें 16 ईयर जो है एजुकेशन है, या जिनके पास प्रोफेशनल है एजुकेशन, DVM है या मेडिकल की कोई भी है, एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो इन सब के लिए है ये चीज़ें। इनके लिए जो कैटेगरी A है इसके अंदर 16 ईयर एजुकेशन इन्हें चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो आपको पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे। एक्चुअली इधर है पॉइंट सिस्टम। टोटल फॉर एग्जांपल अगर टोटल 100 पॉइंट्स हैं, अगर आप 100 में से पहले होता था 60 पे, ठीक है, अब 60 के बजाय अब मेरिट इतना हाई हो गया है माशाल्लाह, पाकिस्तानी और इंडिया और भी काफ़ी कंट्री से लोग फिलिपाइन से अप्लाई करते हैं। तो अब ये जो 60 पे जो होता था, अब आप 65-70 के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो मेरिट टाइप बनता है वो 75-80 के ऊपर बनता है, ठीक है। अब उसके अंदर जो आप ये 4 चीज़ों के पॉइंट है, सबसे पहले आपका एजुकेशन के आगे। अब एजुकेशन में अगर आपने BS किया हुआ है आप एलिजिबल हो, अगर आपने MS किया हुआ है आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, PhD की हुई है आपको और भी ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। अब दूसरी कैटेगरी आ जाती है, दूसरी किस चीज़ की बेस पे होता है, जो वो है आपकी लैंग्वेज। आपने अब देखे ना, आप उधर जा रहे हैं, उधर इंग्लिश बोली जाती है। अब आप इधर से पंजाबी से की उर्दू तो जाके उनके साथ कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। आपको नेशनलिटी दे रहे हैं, मतलब कि आपको अपने नेशनल बना रहे हैं। अब आप उधर जाके अब उन लोगों को तंग करना शुरू करते हैं, पंजाबी में बात करें, उनको समझ ना लगे, वो फिर इरिटेट होते हैं। वो कहते हैं कि आपको कन्वर्सेशन में भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो कहते हैं आपको ज़्यादा नहीं, आप कम से कम एवरेज कन्वर्सेशन आप कर सकते हो, जिसके लिए आपके पास 7 बैंड आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास 7 बैंड हैं आइट्स के अंदर, अगर आइट्स में नहीं भी आप कर सकते, PTE आप कर लें, PTE आइट्स से ईजी है, उसमें आप 7 बैंड के इक्वल ले लें, ठीक है। 64-65 पॉइंट बनते हैं उसके अंदर, ठीक है। आप उतने जो है उसमें से ले लें, ठीक है। ये आपके लिए मस्ट हैं। अगर आप मतलब कि आप पढ़े लिखे हैं, आपकी आजकल मैंने देखा बहुत ज़्यादा जो हमारे पास केसेस आते हैं वो फैमिली बेस पे आते हैं। अगर कोई मेल है, अगर उसकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो उसकी वाइफ जो है वो जो है मेजर जो है एप्लीकेंट बन जाती हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी है, वो आइट्स कर लेती हैं 7-8 बैंड से, ये इसके 6 भी आ जाए तो चल जाते हैं, दोनों को ही करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। आप अपने मिसिस के, आप अपने फियांसी के, अगर फीमेल की इंग्लिश अच्छी नहीं है वो मेल को अपना प्राइमरी जो है मेजर अपना अप्लाई के तौर पर रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये सारा सिस्टम है। अब तीसरे नंबर पे आ जाती है आपकी एज के भी जो सब पॉइंट है। अब 32 साल की उम्र तक जो है ना आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलते हैं, 23 से लेकर 32 साल की, ठीक है। अब इस एज के दरमियान अगर आप अप्लाई करते हैं आपको मैक्सिमम पॉइंट मिल रहे हैं,
ठीक है। अब एज के भी पॉइंट देखें, अब बिल्कुल सिंपल क्राइटेरिया ना, यही एज होती है जिसके अंदर स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयमेंट से कुछ करना चाह रहे होते हैं एम्प्लॉयमेंट की तरफ, और यही वो टाइम है, बेस्ट टाइम जिसके अंदर लोग अप्लाई करते हैं। फिर लोग ना जब थोड़े से मतलब कि फील्ड में आ जाते हैं, इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, तब ये 32 साल वाला क्राइटेरिया गुजर जाता है, 35-36 हो जाता है। फिर वो कहते होते हैं कि हमें 5 साल 6 साल पहले पता होता, हम उधर चले जाते, अप्लाई वगैरह कर लेते, ठीक है। अब चौथी चीज़ पता क्या आती है, अब आप हंसेंगे इस चीज़ के ऊपर, चौथी चीज़ आती है भाई, फोर्थ पॉइंट पे आती है आपके पास एक्सपीरियंस। अब देखिए आपको क्या लगता है कि क्या उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा होगा, फील्ड का एक्सपीरियंस, अपनी डिग्री, फील्ड का एक्सपीरियंस रेट कितना मांगा होगा। आप देखें आपको नेशनलिटी दे रहे हैं, लोगों के जहन में होगा कोई 20-25 साल का, 10-15 साल का एक्सपीरियंस मांगा, नहीं, आप 1 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल का मिनिमम, 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास चाहिए, आपको उस हिसाब से पॉइंट मिलेंगे। अगर आपके पास 2 से 3 साल का है, आपको पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे। अगर आपके पास 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलेंगे। अब देखें, अब 25 से 32 साल की उम्र में आपको मैक्सिमम पॉइंट मिल रहे हैं। अब आपके एज के अंदर जो लोग हैं जिन्होंने प्रोफेशनल MS किया हुआ है, BS किया हुआ है, ठीक है, वो एज के क्राइटेरिया पे पूरा उतर आए ना, एज के उम्र पूरा उतर आए। अब देखें जिस तरह डिग्रीज की हुई हैं, 2-3 साल का एक्सपीरियंस तो ऐसे ही हो जाता है बंदे को, जो है अपना जॉब ढूंढते हुए जो अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं बेचारे, 5-5 साल का, अगर आपका 5 साल हो गए हुए हैं तो ये अच्छा, इस पे ना ये एक्सपीरियंस आपका बन जाता है। आप किसी भी अपना कंपनी के साथ जिधर आपके जानने वाले लगे हुए हैं या आपकी फील्ड से रिलेटेड कंपनी जो है, उधर से आप इजीली एक्सपीरियंस लेटर बनवा सकते हैं, ठीक है। उन्होंने आपको पे शो करनी होती है, वो कह देते हैं कि हम बाय हैंड पे देते हैं, और उनको कॉल आनी होती है एम्बेसी से, आप उनको पक्का कर लेंगे भाई ये मेरी कॉल आनी है, इसके ऊपर जब भी आए, दिन हो, रात हो, अंधेरी हो, तूफान हो, आपने ये रटा रटाया जुमला उन्हें बोलना है, वो आपका काम खत्म। अगर आपका एजुकेशन, फॉर एग्जांपल अगर आपकी ग्रेजुएशन हुई है, जिस तरह अभी 2022 चल रहा है, 2017 में हुई है, अब 2022 में 5 साल के मैक्सिमम पॉइंट मिल गए, उम्र आपकी फॉर एग्जांपल 27 साल है, 25 साल है, आपको मैक्सिमम पॉइंट मिल गए। अब एजुकेशन आपकी 16 ईयर एजुकेशन है, आपको इधर भी आपको ये समझ लें कि अगर 100 में से फिर भी आपको 70 के करीब पॉइंट मिल रहे होंगे, अच्छे पॉइंट मिल रहे हैं। अगर आपका MS है, आपको 85 तक पॉइंट मिलेंगे, अगर आपका PhD है, आपको 100 में से 100 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब मेन चीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या है, भाइयों के लिए, ये आइट्स है। अगर आप आइट्स में 7 बैंड ले लें यार, अगर आप कितनी से कितनी भी गंदी इंग्लिश हो यार, आपने प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल की हुई है, 6 बैंड तक तो आप इजीली ले सकते हैं। आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जो आप दिल बर्दाश्त हो कहीं कोने में जाकर रोते हैं, घर वालों को बता नहीं सकते, उस टाइम ये सोचें कि भाई मैंने अब जो ये डिसाइड कर लेना, मैंने 6 महीने लगाने हैं इंग्लिश के ऊपर, मैंने अपनी आइट्स, अपनी इंग्लिश के अलावा मुझे कोई काम ही नहीं है। अच्छा, आइट्स कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, इसके अंदर भी 4 मॉड्यूल्स हैं आपके स्पीकिंग के, आप नॉर्मल कन्वर्सेशन करें, इंग्लिश बोलें, आप इंग्लिश में गाने सुने, न्यूज़ सुने, सबसे बढ़कर न्यूज़ सबसे बेस्ट है। आप जो है अपना सीज़न वगैरह देखें, नॉर्मल आप रूटीन शुरू कर दें अभी से, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अभी से आप सीज़न, अपना न्यूज़, सबसे ज़्यादा बेस्ट है न्यूज़, आप न्यूज़ सुने, CNN जो है अपना, इसके अलावा अल जज़ीरा है, आप ये चैनल देखें, ठीक है, BBC लंदन है, वो आप देखें। अच्छा ये सारी, अच्छा ये हो गया। इसके अलावा रीडिंग होती है, आप न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हैं, राइटिंग है, ठीक है, ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अब इसकी बेस पे आप घर बैठे नेशनलिटी मिल जाए, और आपको क्या चाहिए। अब आपको इधर से घर बैठे PR मिल जाएगी, आप उधर चले जाते हैं विद फैमिली, अगर फैमिली नहीं है अकेले चले जाते हैं, उधर जाकर घूमे फिरें 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, आपको टेंशन तो नहीं है ना, आप उधर आराम से सुकून से, आपको फीस वाला बर्डन भी नहीं है कि मैंने फ़ीस पे करनी है, ठीक है। अगर आप फैमिली के साथ भी हैं तो यही बेस्ट सजेशन है, आप पहले अकेले जाएँ, ठीक है, जाके 1-2 महीने में उधर सेटिंग शूटिंग करें, फिर पीछे से फैमिली को बुला लें, उनके वीज़े वगैरह सबके लगवा लें, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन हमारी आवाम इस तरफ आती नहीं है, एक तो ये है कि उनको पता नहीं है। अब देखिए पाकिस्तान में CSS बहुत आवाम करती है, CSS, ठीक है। अब CSS के बाद उसमें से समझ लें कि एक आटे में नमक के बराबर ना 4-5% जो होगी पासिंग रेशो, इससे भी कम है, लेकिन फिर भी चलो 5% लगाएं, 95% पीछे लोग हैं जिन्होंने तैयारी की हुई है इंग्लिश की, जिन्होंने इंग्लिश ऐसे, ठीक है, लिखने की बेहतरीन प्रैक्टिस की हुई है। अब वो जो 95% लोग हैं ना, उनको चाहिए कि वो, अगर उनके पास प्रोफेशनल एजुकेशन है या उनकी, वो फिर अप्लाई करें अपना PR के लिए, इमिग्रेशन के लिए,
ठीक है, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि उनके पास डिग्री भी है, एज भी है, एक्सपीरियंस भी बन जाता है, ठीक है, और नॉलेज इंग्लिश भी उन्होंने की हुई है CSS के लिए, ठीक है। ये सबसे बेस्ट जो है वो, लेकिन वो फिर टकरे मार रहे होते हैं कि हमारा CSS जो है बहुत ज़्यादा लोग मैंने देखे हैं, कुछ लोग तो ऐसे दिल बर्दाश्ता होते हैं कि वो खुदकुशी करने तक भी पहुँचे होते हैं, वो इतने मजबूर हुए होते हैं। उनके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। ये आप अगर इस पे PR पे जाते हैं तो आप खुद को क्या, हमें भी दुआएं देंगे कि यार ये जो सब आपने बेहतरीन आपने बताया था हमें कि ये CSS से भी हमारे लिए बेस्ट रह गए हैं। वेल जी चोई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा सेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है और आपको अंदाज़ा हो गया होगा चोई साहब के पास कितना अच्छा वर्ल्ड नॉलेज है। तो हम इनके साथ ही मज़ीद सेशंस अरेंज करेंगे और होपफुली प्लान करके कि जिसमें हम आपको प्रॉपर डिटेल वाइज कंट्री वाइज आपको गाइड कर सकें। अगर आप इटली जाना चाहते हैं, आपकी सरमायाकारी कम है, तो आप इटली किस तरह जा सकते हैं, और अगर आप स्कॉलरशिप से अरेंज करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप अवाइल करना चाहते हैं, वो भी हम आपको गाइड करेंगे आप किस तरह स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। और उसी के साथ हम एक सेशन आपके साथ स्पेशल रखेंगे UK का और साथ में एक स्पेशल सेशन ऑस्ट्रेलिया का इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।